नमस्कार, मैं तनवीर सिंह सोलंकी आपका कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं सीज़र के संबंध में। आमतौर पर 80% नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन क्या कारण है कि 20% सीज़र कराने की आवश्यकता पड़ती है। आइए ये जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं डॉक्टर शायली ताजनी जी से, स्त्री रोग विशेषज्ञ। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हम आपसे जानना चाह रहे थे सीज़र क्या होता है। सीज़र एक शल्य चिकित्सा एक प्रोसीजर है, सर्जरी है, जिसमें हम पेट काट कर बच्चे की डिलीवरी करते हैं और ये प्राकृतिक क्रिया से अलग है जो बच्चे की जान बचाने के लिए किया जाता है। सीज़र ना करना पड़े इसके लिए आपके पास में गर्भवती महिलाओं के लिए कोई सुझाव है? सीज़र ना करना पड़े, देखिए एक तो 70 से 80% महिलाओं के तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बहुत कम परिस्थितियों में ऐसा होता है। अगर जो महिला गर्भवती है वो गर्भवती होने से लेके तो 9वें महीने तक अगर बराबर नियमित रूप से चेकअप करते रहे, दवाई लेते रहे, अपनी तबीयत का ध्यान रखे, अगर उन्हें कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़, थायराइड या बीपी की तकलीफ है, इसका जांच करके उनका नियमित रूप से ट्रीटमेंट करते रहे तो बहुत लोगों को सीज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, व्यायाम करना, घर के काम करना, चलना फिरना, और सबसे महत्वपूर्ण 90 महीने में कुछ व्यायाम होते हैं जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। उनसे भी बच्चे की पोजीशन यानी बच्चे का सिर नीचे और पैर ऊपर ऐसी परिस्थिति हम बना सकते हैं व्यायाम करके, तो उन लोगों में नॉर्मल डिलीवरी होने की बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने सुना है बच्चे को जैसे खतरा रहता है या गर्भवती महिला है जो गर्भ धारण करती है तो 2-3 महीने बहुत एहतियात बरतती है, क्या ये सही बात है? हाँ। कुछ इसके बारे में बताइए। यस, तीसरा महीना होने तक यानी 12 हफ्ते होने तक जो प्लेसेंटा होता है या किनेरी होती है वो पूरी तरह बनी नहीं होती है। वो बच्चे को या प्रेगनेंसी को हमारे शरीर से जोड़ के रखती है, तो इसलिए शुरुआती 12 हफ्ते महिलाओं को अधिकतर ध्यान देना है। तेज़ चलना नहीं है, झटके से उठना नहीं है, या फिर बहुत थका देने वाले काम नहीं करने हैं, भारी चीज़ें नहीं उठाने हैं, ऐसे पदार्थ भी नहीं खाने हैं जिससे उनको उल्टियाँ या दस्त की तकलीफ़ हो सके। तो ये सब अगर वो ध्यान रखें, और हॉस्पिटल चेकअप पहले 3 महीने में कम से कम एक चेकअप, एक सोनोग्राफी होनी चाहिए। जी मैडम, हमारा एक सवाल और था, सीजर कब करने की आवश्यकता पड़ती है? ऐसी कौन सी स्थिति आती है कि सीजर करना अनिवार्य हो जाता है? ये परिस्थिति आखिरी समय में ही पता चलता है। जिन लोगों के अगर एक या उससे ज़्यादा या 2 सीज़र हुए हैं उनको सीज़र करना ही पड़ता है। दूसरा, बच्चे की एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चे का सिर ऊपर है या बच्चा आड़ा है, या फिर बच्चे का सिर नीचे होने के बावजूद अगर उसका चेहरा सामने की तरफ है तो भी सीज़र करना पड़ सकता है। दूसरा, माता को झटके आना, उनको बीपी बढ़ जाना, उनको जो किनेरी या प्लासेंटा है वो गर्भाशय के मुंह पर होना जिसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। 9वें महीने में खून बहना जिसको अब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा कहते हैं, उस समय बच्चे के सिर के पीछे नाल होना, यानी कि डिलीवरी अगर होती है तो नाल पहले आएगी, ये बच्चे के लिए हानिकारक होता है। या फिर CPD करके एक चीज़ होती है कि बच्चे का सिर ये माँ के शरीर के लिए बड़ा हो गया है और वो नीचे डिलीवर नहीं हो पाएगा। और ये सब ना होते हुए भी अगर डिलीवरी हो रही है और बच्चे की दिल की धड़कन बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा रही है और हमारे प्रयत्नों के बाद भी वो स्टेबल नहीं हो पा रही है, उस समय भी सीजेरियन का डिसीजन डॉक्टर ले सकते हैं। मैडम जी, मैं कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल में आपके द्वारा जो महिलाएं हैं जिनका आपने सकुशल प्रसव कराया है उनसे मेरी बातचीत हुई। कई महिलाएं मुझे ऐसी मिली जिन्हें ये बताया गया कि आपका सीजर होना तय है, आपने नॉर्मल डिलीवरी भी कराई है। ऐसे कई फीडबैक हमारे कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल के मैंने लिए हैं। तो मेरा एक प्रश्न और था कि आप किस तरह से उससे, यानी जो आपका पेशेंट रहता है किस तरह से आपको समझाइश देते हैं या उसका मनोबल बढ़ाते हैं? देखिए, मेरे अनुभव में या जो मैंने सीखा है, और एक प्रश्न और है मेरा, और अभी तक कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल में आपने कितने सीजर करे और कितनी नॉर्मल डिलीवरी है, कृपया ये भी हमें बताएंगे थोड़ा याद करके? तो याद आंकड़ों में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर डेफिनेटली हमारे नॉर्मल डिलीवरी का आंकड़ा सीजेरियन से ज़्यादा है। तो जैसे मैं कह रही थी, मेरे अनुभव में या जो मैंने मेरे सीनियर डॉक्टर से सीखा है, कभी भी नॉर्मल के लिए तो पहले प्रयत्न करने ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ये प्राकृतिक प्रोसीजर है, तो जिससे माता को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है।
ठीक है, सीजेरियन तो हम जब करते हैं वो बच्चे के लिए करते हैं, पर उससे माता का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिससे पेट को एक बड़ा 10 सेंटीमीटर का चीरा लगा के उसके शरीर के हर एक परत को काटा जाता है, जिससे उसको तुरंत 4 हफ्ते में ही तुरंत, कोई भी बड़ा ऑपरेशन होता है लोग 6 से 8 महीने आराम कर सकते हैं, पर एक माता उसको 6 से 8 दिन में ही उठ के अपने बच्चे की मतलब टेक केयर करना पड़ता है। तो सीजेरियन करना इतना माता के लिए आसान नहीं है। तो मैं प्रयत्न करती हूँ कि उनके नॉर्मल हो, पर अगर जैसे जो कारण मैंने बताया, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो बच्चे और माता को दोनों को ध्यान में रखते हुए सीजेरियन हम कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा मैडम एक क्वेश्चन मेरा है, आम जनता का भी है ये, ऐसा कौन सा पॉइंट आता है कि आप फिर सोचते नहीं अब सीजर ही करना पड़ेगा? मेरे लिए तो जब बच्चे की दिल की धड़कन, अगर मैं प्रयत्न कर रही हूँ, मशीनें मालूम चलती है? हाँ जैसे जी, क्या है, इस संबंध में बताइए। हाँ, एक मशीन होती है जिसमें डॉपलर, छोटा सोनोग्राफी जैसे बोल सकते हैं, जिससे हम बच्चे की दिल की धड़कन देखते हैं। एक एनएसटी मशीन होती है जिससे ये पता चलता है क्या बच्चे को ऑक्सीजन की मात्रा पूरक है या उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और दूसरा है सोनोग्राफी में डॉपलर जो हम करते हैं, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या बच्चा स्वस्थ है, क्या बच्चे को सब पोषण, खून, ऑक्सीजन पूरक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सब का जांच करके अगर मुझे या कोई भी डॉक्टर, हमें लगता है कि नहीं बच्चे की परिस्थिति अंदर दुरुस्त नहीं होने वाली और या बिगड़ सकती है, उस परिस्थिति में सीजेरियन का डिसीजन लिया जा सकता है, लेना भी चाहिए, और बच्चे को बचा लिया जा सकता है। अभी YouTube के माध्यम से वीडियो सब देखेंगे, तो इस वीडियो का एक सारांश मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाएं क्या करें कि वो एक अच्छे से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। एक कम शब्दों में आप बताएंगे मुझे, खान पान से लेकर? हाँ, तो सबसे मेन तो रहता है कि खाने पे लोगों का ध्यान नहीं रहता है। एक कि वो ठंडा होता है, गर्म होता है, ये चीज़ लोगों के मन में बहुत बैठी हुई है। लोग केले नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत पोषक है, या और भी कई अन्न पदार्थ है जो वो नहीं खाते, जो पोषक हो सकती है। तो इसका भ्रम निकाल के जो महिला को खाने की इच्छा हो रही है वो ताज़ा, स्वच्छ और घर का बना हुआ वो सब खा सकती है। कुछ चीज़ें हाँ नहीं खानी चाहिए, वो तो मैं हर पेशेंट को बताती ही हूँ, जैसे पपीता नहीं खाना है, मसाले नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, पेट खराब हो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खानी है। और नियमित रूप से चेकअप करना, क्या उनका वज़न बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। सोनोग्राफी कितने चेकअप करानी चाहिए मैडम? सोनोग्राफी मेरे हिसाब से 4 सोनोग्राफी होनी चाहिए। एक शुरुआती 3 महीनों में कभी भी शुरुआत की सोनोग्राफी, एक 5वें महीने में, एक 7वें में, और एक 9वां जब ख़त्म होने में आता है तब की एक सोनोग्राफी। चलिए, आपके पेशेंट भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने खोजी खया न्यूज़ को आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे जो गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी रहेगी अपने बच्चे की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।